हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरजी स्टडी। तो आज हम लोग जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इससे पहले हम लोग इसके बारे में जाने इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन ये जो टॉपिक है 1990 के बाद का टॉपिक है। 1990 के बाद का टॉपिक इसलिए है क्योंकि 1990 के पहले उतना कम्युनिकेशन डेवलप नहीं था। कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह हमारी एक्सेस उतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन 1990 के बाद हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स और डिजिटल इकोनॉमी होने के कारण से, ओपन इकोनॉमी होने के कारण से ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को जो मतलब है, ये सबसे अच्छा इसका मतलब होता है कि संपूर्ण विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में ट्रीट करना। सारे समाज को, जितने भी विश्व में समाज है, उनको एक गांव के रूप में ट्रीट करना। गांव के रूप में क्यों ट्रीट करना? ग्लोबलाइजेशन बात करेगा बॉर्डरलेस सोसाइटी। गांव जो होगा वहां पर कोई बॉर्डर नहीं होगा, कहीं हमारी अपॉर्चुनिटी जो होगी वो हर जगह होगी, हमारी एक्सेस, हमारी पहुंच हर जगह सुनिश्चित होगी ग्लोबलाइजेशन के कारण से। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम एक रूप दें तो हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन जो होगा ये सेंस ऑफ इंटीग्रेशन क्रिएट करेगा, ये एकीकरण की भावना को उद्दीप्त करेगा। तो आइए जानते हैं कि जो एकीकरण की भावना उद्दीप्त करेगा हमारा ग्लोबलाइजेशन, वो किन स्तरों पे करेगा। जो हमें इंटीग्रेशन दिखेगा वो किन स्तरों पे दिखेगा। तो इंटीग्रेशन हमें दिखेगा ग्लोबलाइजेशन के कारण इकोनॉमिक स्तर पे, इंटीग्रेशन दिखेगा सोशल लेवल पे, इंटीग्रेशन दिखेगा हमें कल्चर लेवल पे, तो एकीकरण हमें दिखेगा पॉलिटी के स्तर पे। कैसे दिखेगा, आइए हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से थोड़ा ज्यादा इसके बारे में समझते हैं। तो जो इकोनॉमिक स्तर पे दिखेगा हमें, आर्थिक स्तर पे जो हमें इंटीग्रेशन दिखेगा, एकीकरण दिखेगा, वो दिखेगा हमारी जो इकोनॉमी होगी वो ओपन इकोनॉमी हो जाएगी। अब हम क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहेंगे। अब हमारे यहाँ कुछ सेवाएं, कुछ वस्तुएं, उन पर अब निजी अधिकार भी होंगे। तो उसी तरह से अब हम अवेयर होंगे और बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, कि अब हमें एक हेल्दी और कॉम्पिटेटिव ग्लोबल मार्केट चाहिए। जैसे अब अमेरिका में जो अमेजन होगा वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, वो अब इंडिया में भी आएगा, और लोग हेल्दी मार्केट और कॉम्पिटेटिव मार्केट बनाने की बात करेंगे जिससे उन्हें कम लागत में अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिल सकें। वो बात करेंगे डिजिटल इकोनॉमी की, वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी की। डिजिटल इकोनॉमी की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे आ गई तो लगभग वहां पर सबकी पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव होगा, ये वैश्वीकरण का प्रभाव होगा। और जो वैश्वीकरण का प्रभाव दिखेगा वो दिखेगा हमें सोशल लेवल पे। 1990 के बाद जो सोशल लेवल होगा, हमारा सोसाइटी का जो लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? 1990 के बाद अब हम बात करेंगे, कुर्ता पैजामा हम नहीं पहनना पसंद करेंगे, अब हम पसंद करेंगे जीन्स और फॉर्मल शर्ट को प्रीफर करेंगे। हमें जीन्स जो कंफर्ट देगा हम उसको चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब कम्युनिकेशन गैप मिट गया है, और जिसके कारण से हम देख सकते हैं कि हर जगह जो विकसित हैं वो विकसित हो रहे हैं। तो उनके पीछे रीजंस क्या है, अब हम उसी तरह से अपने अधिकारों की बात करेंगे। और जैसे ही हम सोचेंगे तो कोल्ड ड्रिंक का ऐसे ही मतलब बदल जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब बदल जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि अब कोल्ड ड्रिंक का मतलब छाछ नहीं होगा, अब कोल्ड ड्रिंक का मतलब गन्ने का रस नहीं होगा, अब कोल्ड ड्रिंक का मतलब होगा कोका कोला, अब कोल्ड ड्रिंक का मतलब होगा रेड बुल। और इसी तरह हम अपने राइट्स के लिए भी अवेयर होंगे। इसके बाद जो हमें ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट दिखेगा, जो ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव दिखेगा वो दिखेगा सांस्कृतिक स्तर पे, कल्चर के लेवल पे। कैसे? जैसे अब जो बेली डांस होगा वो सिर्फ यूएई में ही नहीं देखा जाएगा, जो बेली डांस होगा वो सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में नहीं दिखेगा, उसकी प्रैक्टिस इंडिया में की जाएगी, उसकी प्रैक्टिस यूके में की जाएगी, वो दिखेगा यूएसए में भी। उसी तरह से रामायणन कल्चर जो होगा, इससे शुरुआत होगी आसियान समिट की। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही प्रभाव होगा, जिसके कारण से हम एक दूसरे से अपने कल्चर को, अपने संस्कृत को बेहतर बना पाएंगे, उन तक अपनी बातें आसानी से पहुंचा पाएंगे। जैसे अब रिहाना के सॉन्ग सिर्फ यूके में नहीं चलेंगे, जस्टिन बीबर के सॉन्ग सिर्फ यूएसए में नहीं पब्लिश होंगे, अब उन्हें इंडियंस भी पसंद करेंगे, अब वो भारत में भी प्रचलित होंगे। और जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट दिखेगा वो दिखेगा हमें पॉलिटिक्स के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे। अब राजनीति के स्तर पे कैसे दिखेगा हमें ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट? तो अब हम बात करेंगे स्त्रीत्व की, हम बात करेंगे स्त्री अधिकारों की, वुमेन इक्वालिटी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। वो अपनी मांगे उठाएंगे, अपने राइट्स को लेकर अवेयर होंगे। और हम बात करेंगे राइट टू लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने की। जैसे अब राइट टू लाइफ में हम बात करेंगे हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए,
हमें हेल्दी एजुकेशन चाहिए, हमारा जो हेल्थ होना चाहिए वो सरकार के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, हमारी जो एग्रीकल्चर होनी चाहिए वो विकसित होनी चाहिए। और यही रीजन होगा कि अब हम ग्लोबलाइजेशन के कारण 1960 के दशक की बेसिक नीड्स पर ही नहीं रहेंगे कि सरकार का सिर्फ काम बेसिक नीड्स फुलफिल करना है, वो हमारे क्वालिटीफुल चीजें हमारे लिए थे। ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होगा। लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप को मिटने के कारण से कुछ थ्रेट्स भी क्रिएट होंगे, ग्लोबलाइजेशन के कारण से कुछ संकट भी गहराएंगे। कौन से संकट गहराएंगे? तो जो ग्लोबलाइजेशन बात करता है वो बात करता है होमोजीनियस सोसाइटी की, समरूप समाज की। अब ये समरूप समाज क्या होता है? समरूप समाज मतलब एक जैसा दिखने वाला समाज। अब सोचिए अगर कोई समाज एक जैसा दिखेगा तो वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लोकल जो वहां की सोसाइटी होगी, जो वहां का स्थानीय समाज होगा, वो कहेगा कि जो हमारी पहचान है वो धूमिल हो रही है। वो अब बात करेगा, वो जब उसके लगेगा कि हमारी पहचान धूमिल हो रही है तो वो रिएक्ट करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा, और जिससे आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा। जब आइडेंटिटी क्राइसिस होगा तो ये किन स्तरों पर उपलब्ध होगा? तो ये होगा भाषाई स्तर पे। लोग अपनी भाषा के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, लोग अपने संस्कृत के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, अपने कल्चर के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बताएंगे। अब भाषा के आधार पर कैसे? वो कहेंगे कि हम तमिल हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं। जिसके कारण से होगा क्या? समाज में दो वर्ग बनेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। हर राष्ट्र में लगभग दो वर्ग पाए जाते हैं। एक मेजॉरिटी होता है वहां का बहुसंख्यक समाज, और दूसरा माइनॉरिटी होता है वहां का अल्पसंख्यक समाज। जो मेजॉरिटी होगा अब ग्लोबलाइजेशन के कारण वो हमेशा सस्पिशन में रहेगा, वो हमेशा संशय में रहेगा। तो संशय में इसलिए रहेगा, कहेगा कहीं ना कहीं ये माइनॉरिटी हमारे ऊपर थ्रेट न क्रिएट कर दे, हमारे ऊपर संकट न बन जाए, इसलिए वो हमेशा संशय में रहेगा। और जो माइनॉरिटी होगा ये हमेशा डर में रहेगा। वो डर में इसलिए रहेगा क्योंकि ये अल्पसंख्यक होगा, और जब ये अल्पसंख्यक होगा तो ये अपने सांकेतिक भाषाओं को, सांकेतिक सिंबल्स को, प्रतीकों को ज्यादा उजागर करेगा। जिसके कारण से होगा क्या? जिसके कारण से जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, उग्रवाद बढ़ेगा। फिर उग्रवाद बढ़ने के कारण कट्टरपंथीता बढ़ेगी, फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा, जिसके कारण से कल्चरल क्राइसिस हो जाएगा, सांस्कृतिक संकट आ जाएगा। लोग अब नई नई सेनाएं बनाने लगेंगे, मूवीज को प्रोटेक्ट करने लगेंगे कि ये मूवी अब नहीं रिलीज होनी चाहिए। फरवरी में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेनाएं बनने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी संस्कृति पर थ्रेट क्रिएट कर रहा है। अब जिसका अंतिम परिणाम ये होगा, समाज में दो शाखाएं हो जाएंगी, समाज के दो रूप हो जाएंगे, एक लेफ्ट विंग हो जाएगा, एक राइट विंग हो जाएगा। इन दोनों में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन जब इनका अतिवाद हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म हो जाता है, तब ये गहरा संकट पैदा कर देते हैं। लेफ्ट विंग बात करता है, कहता है कि सोसाइटी में चेंज होते रहना चाहिए, सोसाइटी में बदलाव होते रहना चाहिए। जबकि राइट विंग कहेगा कि नहीं, सोसाइटी में ठहराव होना चाहिए, सोसाइटी में चेंज नहीं होना चाहिए, हमारे धार्मिक अभिलक्षण जैसे के तैसे बने रहने चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबलाइजेशन यहाँ टॉपिक रखने का सीधा सा अर्थ ये था कि आपकी एक थिंकिंग डेवलप हो कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसका इफेक्ट क्या है और कहां कहां दिखता है। थैंक यू वेरी वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे।